महफूज ने दरवाजा खोला तो सामने लाल लाल आंखें लिए फिरोज खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, शायद पूरी रात नहीं सोया था। महफूज को देखते ही उसके सब्र का बांध जैसे टूट गया और किसी बच्चे की तरह रोता हुआ उससे लिपट गया और कहने लगा, मेरा भाई मर गया महफूज भाई, उसने खुदकशी कर ली भाई। एक खत लिख के चला गया मेरा भाई, मोहब्बत के नाम खत लिखा। बोला, लिखा उसमें कि गलती उसकी नहीं है जिससे उसने मोहब्बत की। दुनिया ने आज तक मोहब्बत को समझा ही कहा है भाई। पागल था, मर गया मेरा भाई, महफूज भाई, मेरा भाई मर गया। Fever Stories। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। दिन के वक्त जिन पहाड़ों की खूबसूरती दूर दूर तक दिखती है, वही पहाड़ रात को कैसे एक अंधेरे का कंबल सा लपेट लेते हैं और उस कंबल में हर एक आवाज साफ सुनाई देती है। वो कीड़े मकोड़ों की आवाजें, रह रहकर सियारों और उल्लुओं के रोने की आवाजें जितनी डरावनी लगती हैं, उस पे चार चांद लग जाते हैं जब साथ में बादल गरजें, बिजली कड़के और बारिश भी झूम के हो रही हो। सन 1981 की बात है। श्रीनगर में ऋषि कपूर की फिल्मों की शूटिंग होना आम बात थी। अभी भी एक की शूटिंग चल रही थी। फिल्म थी ये वादा रहा, और ऐसी ही शूटिंग्स के दौरान महफूज की कमाई दुगनी हो जाया करती थी, क्योंकि उसकी केटरिंग का खाना हर शूटिंग की यूनिट के बीच में मशहूर था। शम्मी कपूर की फिल्मों की शूटिंग के वक्त उसके वालिद मकसूद का नाम चलता था और अब महफूज के नाम का सिक्का चलता है। एक रात की बात है, शूटिंग थोड़ी देर से खत्म हुई। रात का वक्त था, बारिश भी हो रही थी। रह रहकर बादल गरज रहे थे और बिजली गिरने की आवाज के साथ रोशनी से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई श्रीनगर की तस्वीरें खींच रहा हो। सारे यूनिट वाले और फिल्म स्टार्स अपने अपने कमरों में जाके सो चुके थे। आज महफूज को अकेले घर लौटना था। उसके साथ हर वक्त रहने वाले फिरोज के बड़े भाई की अचानक बीमार पड़ जाने की वजह से वो आज जल्दी चला गया था। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि महफूज को अकेले गाड़ी लेके लौटना पड़ा हो। बड़े भारी मन से महफूज ने टेम्पो स्टार्ट किया। सामान लड़कों ने लाद ही दिया था, महफूज को बस गोदाम तक पहुंचना था। वो धीरे धीरे निकला और धीरे धीरे ही पहाड़ों की सांप जैसी सड़कों से उसका टेम्पो नीचे की ओर लुढ़कने लगा। रास्ते में एक जगह जाकर रास्ता दो तरफ बंट जाता था, जहां से एक रास्ता तो बहुत सही था, पर उससे करीब आधा घंटा 45 मिनट ज्यादा लगता, और दूसरे वाले से पहुंच तो 15 मिनट में जाता, लेकिन उस रास्ते पे सुना था अंधेरा होने के बाद जाना नहीं चाहिए। क्यों? ये किसी ने नहीं बताया। पूछने पे सब लोग टाल जाते थे। महफूज भूत प्रेत जिन वगैरह में यकीन नहीं करता था। उसका तो यही मानना था कि ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, और उससे बड़ा गधा कोई था ही नहीं। लिहाजा महफूज ने आज छोटा वाला रास्ता ही पकड़ लिया। महफूज अपनी टेम्पो धीरे धीरे हर मोड़ पे अच्छे से देख देख के चला रहा था, जब एक मोड़ से मुड़ने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगा। दरअसल उस रास्ते पे घुसने के बाद से ही कुछ खाली खाली सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीब सा था क्या। उसने टेम्पो रोका, लेकिन इंजन बंद नहीं किया। ध्यान से चारों ओर सर घुमा घुमा कर सुनने की कोशिश करने लगा महफूज की गड़बड़ क्या है, लेकिन हर तरफ ध्यान से सुनने के बाद उसने अचानक ही जैसे समझा कि चारों ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न बरसात की, न बादलों की, न बिजली की, और यहां तक कि उसका टेम्पो जिसका इंजन चालू था
पूरा टेम्पो खड़खड़ा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। श्रीनगर जैसी जगह पे बरसात के बीचों बीच पहाड़ी रास्ते पे खड़े होके कड़कड़ाती ठंड में महफूज इस वक्त पसीने से तरबतर था। उसने ऊपर वाले को याद किया और अब धीरे धीरे नहीं, थोड़ी जल्दबाजी में ही अपना टेम्पो दौड़ाने लगा। आवाज अभी भी नहीं आ रही थी और महफूज गाड़ी चलाता हुआ कांप रहा था। एक मोड़ मुड़ते ही महफूज को एक गाने की आवाज आने लगी और ये एक ऐसी आवाज थी और एक ऐसा गाना था जिसे महफूज बहुत अच्छी तरह पहचानता था। उसे बस ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये गाना यहां कैसे सुनाई दे रहा है। ये आवाज धीरे धीरे टेम्पो के पास आती जा रही थी और तेज होती जा रही थी। महफूज की धड़कनें उससे भी तेज हो रही थी और आखिरकार अचानक वो गाने की आवाज बंद हो गई और वापस टेम्पो की आवाज, बादलों की आवाज, बरसात की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज, सब कुछ सुनाई देने लगा। महफूज ने गाड़ी कुछ दूर जाके रोकी। पहाड़ी रास्ता खत्म हो चुका था, अब शहर का रास्ता था। महफूज उतरा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर वापस घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए महफूज के दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि फिरोज कैसा होगा, उसके घर में सब कैसे होंगे, उसके बड़े भाई की तबीयत अब कैसी होगी। महफूज के अब्बा मकसूद और फिरोज के वालिद फरीद दोनों ही बचपन के दोस्त थे और ये बचपन की दोस्ती इस पीढ़ी में भी आ चुकी थी। ये पीढ़ी तो साथ में काम भी कर रही थी और दोनों घर अच्छे से चूल्हा चौका चला ले रहे थे। इलाके में नाम था, रुतबा था, शादी ब्याह हो या कोई भी मौका, वज़वान और दस्तरखान महफूज और फिरोज ही संभालते थे। आखिरकार फिरोज गोदाम पहुंचा। गोदाम क्या, मकान के ही पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा कमरा था जहां केटरिंग का सारा सामान रहता था और वहीं गाड़ी रखने की भी जगह थी। गाड़ी खड़ी करके महफूज ने शटर गिराया तो एक बार फिर से कोई आवाज नहीं हुई। महफूज की रगों में दौड़ता हुआ खून जैसे सूख सा गया था। हलक प्यास से सूख कर चरमराने सा लगा और जैसे कुछ फंस सा गया था हलक में। न कोई आवाज निकल रही थी, न वो हिल डुल पा रहा था, क्योंकि वही गाने की आवाज फिर से आ रही थी। महफूज अब अनजाने एक पहाड़ के रास्ते पे नहीं था, बल्कि अपने घर के पिछवाड़े में था। जिस्म की पूरी ताकत लगाई और शटर को उसने बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया और आखिरकार उसकी जिद के आगे उसका डर हार गया, क्योंकि शटर की आवाज अब आ रही थी। अगली सुबह महफूज सो के उठा तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा था। जाहिर सी बात है, रात को एक ऐसे वाकये के बाद महफूज मुश्किल से 1 घंटा सो पाया था और उठने के बाद से एक ऐसी अजीब सी उधेड़ पुंसी थी कि ये हुआ तो क्यों हुआ। वही आवाज और वही गाना क्यों सुनाई दिया उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, महफूज ने दरवाजा खोला तो सामने लाल लाल आंखें लिए फिरोज खड़ा था। बाल बिखरे हुए थे, शायद पूरी रात नहीं सोया था। महफूज को देखते ही उसके सब्र का बांध जैसे टूट गया और किसी बच्चे की तरह रोता हुआ उससे लिपट गया और कहने लगा, मेरा भाई मर गया महफूज भाई, उसने खुदकशी कर ली भाई। एक खत लिख के चला गया मेरा भाई, मोहब्बत के नाम खत लिखा, बोला लिखा उसमें कि गलती उसकी नहीं है जिससे उसने मोहब्बत की। दुनिया ने आज तक मोहब्बत को समझा ही कहा है भाई, पागल था, मर गया मेरा भाई, महफूज भाई, मेरा भाई मर गया। महफूज को यह सब सुन के जैसे चक्कर सा आ गया। वो अपना सर पकड़ के वहीं सोफे पे बैठ गया और फिर फिरोज को संभालते हुए खुद बोला, तू कुछ दिन अपना घर संभाल, काम की फिक्र मत कर। ये कह के महफूज ने अपने छोटे भाई को बुलाकर उसे काम संभालने को कह दिया और फिरोज के साथ उसके बड़े भाई सैफ के जनाजे में शरीक होने निकल पड़ा। सैफ बचपन से ही सबसे बहुत अलग था।
बेहद होनहार, समझदार, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज और बेहद होशियार था, पर चुप रहना पसंद करता था। बड़ा ही तन्हाई पसंद किस्म का था सैफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अपनी जान ले ले। यही सबको लग रहा था, लेकिन सैफ की सच्चाई सिर्फ महफूज जानता था। और इस वक्त कहीं ना कहीं वो खुद को सैफ की मौत के लिए जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अपनी 28वीं सालगिरह पर सैफ ने महफूज को अपने दिल की बात बताई थी। सैफ ने उसे बताया था कि उसे अम्मी का लाया कोई भी रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि उसे तो निकाह पढ़ना ही नहीं था। और वजह यह थी कि उसे किसी और से मोहब्बत थी, लेकिन उसकी मोहब्बत दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि जिससे उसे मोहब्बत थी उसके लिए भी समझ पाना नामुमकिन था। सैफ को शादी के लिए समझाने की जिम्मेदारी उसकी अम्मी ने महफूज को ही दी थी, जिसने सैफ और फिरोज के साथ अपना बचपन बिताया था। अब साथ में काम भी करते थे। सैफ ने महफूज को बताया था कि उसकी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, एक आग का दरिया था जिसे पार कर पाना इस जिंदगी में नामुमकिन था, और उसे उसी आग के दरिया में डूब जाना था, क्योंकि सैफ को महफूज से मोहब्बत थी। और पहाड़ी रास्तों पे वो गाने की आवाज जो महफूज को सुनाई दे रही थी, वो सैफ की थी, जो उस सैफ को देखते ही हमेशा गुनगुनाता रहता था। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।